हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 बच्चों, पहला लेसन अभी हम लोग का चल रहा है और आज हम पढ़ने वाले हैं दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी क्या है। आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी, गोली दर्पण के लिए परावर्तन का सूत्र और रेखीय आवर्तन। ये 3 बातें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी क्या है। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी क्या है? यानी कि जब हम प्रकाश से संबंधित गणनाएं करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो सूत्र हैं, हम लोग हल करेंगे। ऐसी दशा में हमें कब कौन सी भौतिक राशि को धनात्मक लेना है, कौन सी ऋणात्मक लेना है, आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद से सारी समस्याएं आपकी हो जाएंगी। हम जान लेंगे कि आखिर कौन सी राशि धनात्मक हो, कौन सी ऋणात्मक। तो बच्चों, चिन्ह परिपाटी जानने के लिए आप चतुर्थांश जानते होंगे, x अक्ष, y अक्ष, ये बातें जानते। आपका हो गया, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक चतुर्थांश की गणना कर रहे हैं। एक चतुर्थांश होगा। इस चतुर्थांश में इधर क्या होता है? धनात्मक x, इधर क्या होता है? ऋणात्मक x। ऊपर क्या होता है? धनात्मक y अक्ष होता है, नीचे क्या होता है? ऋणात्मक y अक्ष। और ये आपका मूल बिंदु हो गया। ये आपका क्या हो गया? मूल बिंदु। इसमें इस जो चिन्ह परिपाटी है, आप इसमें देख के बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं कि अगर मूल बिंदु से हम दाहिने साइड चलते हैं तो x अक्ष धनात्मक लिया जाएगा, यानी x अक्ष पर जो चली गई दूरी होगी उसको हम लोग प्लस में लेते हैं। और अगर इस मूल बिंदु से हम लोग लेफ्ट में चलते हैं, ये माइनस x अक्ष को दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं दिशा में अगर हम चलते हैं x अक्ष के समांतर, तो वह जो दूरी होती है वह नेगेटिव होती है। इसके बाद अगर इस मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर चलते हैं, लंबवत x अक्ष के लंबवत ऊपर, यानी धनात्मक y अक्ष की दिशा, उधर जो चली गई दूरी होगी भी क्या होगी? प्लस में ले जाएगी। और यदि मूल बिंदु से नीचे की तरफ आते हैं तो वह माइनस y दिशा को शो करेगा। इसका मतलब है कि नीचे की दिशा में चली गई दूरी क्या हो जाएगा? माइनस में ले जाएगा। तो बच्चों, चिन्ह परिपाटी ये जो है सेम वही चिन्ह परिपाटी आपको दर्पण से संबंधित गणनाओं में भी प्रयोग की जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? दर्पण बना लेते हैं। ये जो दर्पण है, इसका जो ध्रुव होगा ठीक मूल बिंदु पर स्थित है। इस दर्पण का जो ध्रुव है वह कहां पर स्थित हो गया? मूल बिंदु पर स्थित हो गया। ये हो गया दर्पण का ध्रुव। कहां पर? मूल बिंदु। तो पहला इसका जो रूल है दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी की, सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है। पहला हो गया आपका कि सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी? ध्रुव, यानी कि मूल बिंदु से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। पहला आपको जानना पड़ेगा, यानी कि हर दूरी जैसे मूल बिंदु से मापते उसी तरह से सभी दूरियां कहां से मापी जाएंगी? इस ध्रुव से मापी जाएंगी। दूसरा, किसी भी वस्तु को अगर हमको रखना है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं दिशा में रखना है। क्या है? वस्तु ये हमेशा लेफ्ट में रखी जाएगी। वस्तु हमेशा दर्पण के लेफ्ट में स्थित होगी और प्रकाश जो होगा वह हमेशा लेफ्ट से राइट दिखाया जाएगा। ये प्रकाश की दिशा होगी। प्रकाश की दिशा, ये प्रकाश की दिशा होगी, यानी कि प्रकाश हमेशा दर्पण पर बाएं से डाला जाएगा। वस्तु जो होगी वह लेफ्ट साइड रखी जाएगी। अब अगर प्रकाश की दिशा में कोई दूरी मापी जाती है, प्रकाश की दिशा में, ये आपको धनात्मक लेना है।
प्रकाश की दिशा में नापेंगे दूरी धनात्मक, इसका मतलब है कि यदि हम इस डायरेक्शन में कोई दूरी नापते हैं तो क्या होगा प्लस। प्रकाश की दिशा में दूरी यदि मापी जाएगी तो वह प्लस मिल जाएगी। और प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में, प्रकाश के विपरीत दिशा में ये आपका ऋणात्मक दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि यदि मूल बिंदु से इस डायरेक्शन में कोई दूरी मापते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस मिल जाएगा। यानी कि प्रकाश के चलने की दिशा में दूरी धनात्मक और प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में मापी की दूरी क्या होती है ऋणात्मक। इसके बाद जो तीसरा रूप है ये आपका मुख्य अक्ष है, इसी हम लोग क्या कहते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर ऊपर यानी मुख्य अक्ष के ऊपर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर क्या हो जाएगा धनात्मक। अगर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर कोई वस्तु रखी गई यानी वस्तु की जो लंबाई मापनी हो या प्रतिबिंब की लंबाई मापनी हो उसे क्या लेना आपको धनात्मक। और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ऋणात्मक दिया जाएगा। यानी कि अगर मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ है दूरी तो उसे हमको ऋणात्मक देना। मान लीजिए कि अगर प्रतिबिंब को यहां पर बना, इसे हम अगर प्रतिबिंब कर दें या प्रतिबिंब या फिर प्रतिबिंब ऊपर भी हो सकता है, ये भी मानिए प्रतिबिंब है। दो संभावनाएं हैं प्रतिबिंब करने के, या तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा या फिर मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। अगर नीचे है तो इसकी जो लंबाई है उसको माइनस करना, अगर ऊपर है तो इसकी लंबाई क्या करना है प्लस। और यह वस्तु है ऊपर की डायरेक्शन, इसका मतलब है कि वस्तु की लंबाई हमेशा क्या होगी प्लस मिली जाएगी। तो बच्चों देखिए ये टोटल चिन्ह परिपाटी है, इतना ही आपको समझना है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि अगर प्रकाश आपको क्या करना है कि दर्पण होगा, इस दर्पण के लेफ्ट साइड में आपको वस्तु को रखना है और लेफ्ट साइड में आपको प्रकाश लेफ्ट से राइट की तरफ चलता दिखाएंगे। इसका जो प्रतिबिंब होगा या तो वह नीचे की तरफ बनेगा मुख्य अक्ष या फिर मुख्य अक्ष ऊपर बनेगा। तो प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक और प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस में, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस में। इसके बाद से कुछ अतिरिक्त चीजें हैं, कुछ अतिरिक्त चीजें। नंबर 1, ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दिखाएंगे। ध्रुव से वस्तु की दूरी यानी कि यहां से इस वस्तु की जो दूरी उसको हम किसे दिखाएंगे यू से दिखाएंगे। दूसरा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी इसको हम लोग v से दिखाएंगे। तीसरा, फोकस दूरी, फोकस दूरी को लोग f से दिखाते हैं। चौथा, वस्तु की लंबाई, इसको हम लोग o या y1 से दिखाते हैं। o मतलब ऑब्जेक्ट या y1 से उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। और एक और आता है पांचवा, प्रतिबिंब की लंबाई, इसको हम लोग I या y2 से दिखाते हैं। ये चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि कोई भी सवाल लगाने के लिए आपको इन चीजों की आवश्यकता जरूर से पड़ेगी कि ध्रुव से हम अगर चिन्ह परिपाटी यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर वस्तु है तो अगर हमको ध्रुव से इस वस्तु की दूरी को मापना होगा तो हम लोग उसको यू से दिखाएंगे स्मॉल।
और ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम लोग 20 दिखाते हैं। फोकल दूरी पीछे पड़ चुकी है, इसको हम लोग f से दिखाते हैं। वस्तु की लंबाई को हम O या फिर y1 से दिखाएंगे और प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग I या y2 से दिखाएंगे। तो ये हमारा चिन्ह परिपाटी हो गई, साइन कन्वर्जन हो गया। अब आप उसको ध्यान से इसका नोट्स बना लेंगे और इसको समझ लेंगे। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वस्तु की जो दूरी होती है u का मान सभी वस्तुओं के लिए, सभी दर्पणों के लिए उसका मान नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा। तो चूंकि दर्पण में प्रतिबिंब सामने बनता है इसलिए v का मान भी नेगेटिव ही हो जाता है। अगर किसी दर्पण में प्रतिबिंब पीछे की तरफ बना जाए तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है भी नेगेटिव होगी। अब बच्चों इसके बाद से हमारा बचा हुआ है अगला टॉपिक। अगली टॉपिक हमारी ये है कि u, v तथा f के संबंध, इनमें क्या संबंध होगा? u, v तथा f में संबंध, या फिर इसको हम लोग कहते हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो इन तीनों में जो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो सूत्र होता है वो उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है और अवतल दर्पण के लिए भी लागू होता है। मतलब ये दोनों दर्पणों के लिए सूत्र लागू है। इस सूत्र को लगाने से पहले आपको इस चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखना जरूरी होता है। यानी कि जब ये सूत्र हम लोग लगाएंगे तो हम लोग इसकी जो चिन्ह परिपाटी होती है उसके अनुसार f, v और u के मान इसमें रख देते हैं। दोनों के लिए मान क्या होता है इसमें रख देते हैं। f का मान भी रखेंगे चिन्ह सहित, v का भी मान रखेंगे चिन्ह सहित और साथ में v का भी मान रखेंगे, हम उसमें चिन्ह सहित रख देते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम एक अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और वह जो अगली टॉपिक है वह है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन क्या है? अगली बार टॉपिक है रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन। अबे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो बच्चों चलिए, मैग्निफिकेशन आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब को बड़ा कर देना। यानी कि जो वस्तु है दर्पण क्या करता है, वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा या बड़ा कर सकता है। तो उसके बड़े और छोटे करने का अनुपात क्या है हम लोग वही चीज याद करेंगे। मान लीजिए ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये हो गया आपका ध्रुव। कोई वस्तु यहां पर स्थित है, देखिए हमने लेफ्ट में दिखाया वस्तु, पहली किरण क्या करते हैं मुख्य अक्ष के समांतर लेके चलते हैं, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाता है। दूसरी किरण क्या करते हैं, इसके सीधे ध्रुव से लेके चले जाते हैं और यहां से इसको परावर्तित कर देते हैं जिस कोण से आया उस कोण से। जहां पर दोनों किरण एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जहां दोनों किरण एक दूसरे को काटेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए कि ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया आपका A' और ये हो गया आपका B'। ये इसका फोकस है, ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो जो रेखीय आवर्धन की परिभाषा होती है वो होती है वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, इसकी जो परिभाषा होती है वो प्रतिबिंब की लंबाई से होती है। प्रतिबिंब की लंबाई और बटे
वस्तु की लंबाई। ये देखिए इसकी परिभाषा, यानी कि किसी दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु की किसी दर्पण द्वारा बनने वाले किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन करते हैं। इसके लिए परिभाषा हो गया कि यह बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब हो गया आई और इसके हो गया ओ, यानी कि हमें मिलेगा यह बराबर आई और बटे, ये तो यह बराबर आई बटे हो गया। अब हमें रिलेशन निकालना है कि जो वस्तु की दूरी होती है, ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है और जो प्रतिबिंब की दूरी है, उसमें आवर्धन में क्या है। आपको चित्र में दिख रहा होगा एक त्रिभुज दिख रहा होगा यहाँ, और एक त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको। चित्र से कौन कौन सा है, समरूप त्रिभुज। एक त्रिभुज आपका है ए बी पी, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, ए डैश बी डैश टी। अब समरूप क्यों होंगे, समरूप का मतलब होता है एक ही रूप दोनों का। इसमें एक कोण क्या है कि 90 अंश का, इसका भी कोण 90 अंश का, यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर होगा परावर्तन के नियम के हिसाब से। तो अब दो त्रिभुजों की यदि दो कोण बराबर हो, तीसरा अपने आप बराबर है। तीसरा मतलब है कि तीसरा कोण अपने आप बराबर है। तो अगर किसी एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो, तो जो दोनों त्रिभुज होते हैं वह समरूप होते हैं। और यदि त्रिभुज समरूप है तो उनकी जो भुजाएं होती है वह अनुपातिक होती है। अनुपातिक होती मतलब इसमें लंब का जो अनुपात है, यानी कि ए बी और इसका जो ए डैश बी डैश, यानी कि दोनों के लंब का अनुपात बराबर। पहले त्रिभुज का आधार यानी ए पी, दूसरे त्रिभुज का आधार ए डैश बी। तो अब देखिए ए बी क्या है, ए बी क्या है, ये वस्तु है, और इसको हम किससे दिखाते हैं, ए बी वस्तु है, वस्तु को दिखाते हैं ओ, ये आपको हो गया ओ। ए डैश बी डैश क्या है, ये आपको क्या प्रतिबिंब हो गया, इसको हम लोग दिखाएंगे माइनस आई। क्यों माइनस दिखाएंगे, क्योंकि नीचे बना चिन्ह परिवार के साथ। ए बी क्या है, ये हमारा जाएगा ध्रुव से वस्तु की दूरी, और ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम दिखाते हैं। ए डैश बी क्या है, ये आपका है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और इसको किससे दिखाएंगे, लेफ्ट में भी बना है इसलिए हो गया माइनस। तो इसलिए अब इस सूत्र में यानी कि जो दिख रहा है इसमें सबके मान ए बी का मतलब हो गया ओ, ए डैश और बी डैश का मतलब, ए डैश बी डैश का मतलब हो गया आई, ए बी का मतलब हो गया माइनस बी, इसका मतलब हो गया माइनस बी। ए माइनस माइनस और ए वाला भी माइनस होगा, इसका मान माइनस। अब यह आपको यहां से मिलेगा कि आई बटे ओ माइनस में बराबर बी बटे यू, या यम बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस बी बटे। ये देखिए आवर्धन का सूत्र हो गया, यानी कि आवर्धन का सूत्र आई बटे ओ के अलावा ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी में भी एक संबंध दिखा रहा है, यानी यह बराबर माइनस बी बटे। ये बच्चों ये रेखीय आवर्धन का सूत्र है, आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, और यदि नहीं समझ में आता तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।